हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा वन एवं वन प्राणी संसाधन, जिसका पार्ट आज है 2 है। ठीक है, पार्ट कितना है? 2। पार्ट 1 में हम लोग ने देखे थे वन क्या है ना, वन के बारे में जाने थे और देखे थे वन का विवरण, कहाँ कहाँ कितना वन है और वृक्ष के घनत्व के आधार पर वन को कितने वर्गों में बांटा गया है ना, ये सभी चीज़ों को देखा था। तो उससे पहले देख लेते हैं वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या था? अत्यंत सघन वन। दूसरा था सघन वन। तीसरा था खुले वन। 4 नंबर में था झाड़ियाँ एवं अन्य प्रकार के वन। 5 नंबर में था तटीय वन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ लिया था, आज देख रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो सेशन अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, चाहे वो जिस तरह का ग्रुप हो, है ना, चाहे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जहां मन करे वहां आप शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास यहां शुरू होता है। कहता है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। कहता है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। तो जिसमें से सबसे पहला है क्या? आरक्षित वन। ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सेकंड हो जाता है रक्षित वन। ठीक है, तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट को। क्या है ये? कहता है जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध हो। कहता हूं वैसा वन जिसमें शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो, उसे आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, जिसमें वैसा वन जिसमें शिकार करना और वहां किसी प्रकार का मानव जाकर कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आरक्षित वन कहते हैं। जैसे में देखते हैं, एक है वन एवं वन जीवों के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। कहता है देखिए, वन एवं वन जीवों के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। क्यों? वो इसलिए वहां पर तो देखिए, जो ये वन है यहाँ पर सभी तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्र होता है वो। ठीक है, वहां किसी प्रकार की गतिविधि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां अगर किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं होगा तो वो वन क्या होगा? सबसे अच्छा होगा, है ना। वहां के वन्य जीव, वन्य प्राणी, है ना, सभी तरीके से वो अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां शिकार करना मना है, पेड़ काटना है, सब कुछ पूरी तरह से मना है। ठीक है, चलिए आगे है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र, लगभग 54% आरक्षित वन घोषित किए गए। कहता है देश में लगभग 54% जो वन है वो क्या है? आरक्षित वन घोषित किए गए, रिजर्व फॉरेस्ट है। अगर एग्जाम में पूछे आपसे कि भारत में आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो आरक्षित वन कितने हैं? तो 54%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकंड है रक्षित वन, है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इस वन क्षेत्र में विशेष नियमों के अधीन। कहता है ये जो वन है इसमें विशेष नियम के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती।
कहता है जो रक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो क्या वैसा वन है जहां पर कुछ नियम शर्तों के अनुसार, ठीक है, पशुओं को चराने, ठीक है, और सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती। कि ये मान लिया जंगल है तो यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए, ठीक है, नियम के अनुसार वो जंगल में जाकर पशुओं को चरा सकते हैं, है ना, और कुछ अपनी सुविधा अनुसार वो लकड़ी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन कब, नियम व शर्तों को ध्यान में रखकर। कंप्लीट है। या फिर दूसरा डिफिनेशन है कि जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, कहता है वैसा वन जिसमें शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होते, उसे रक्षित वन कहते हैं। कहता है, या फिर दूसरे रूप में इसको हम देखें तो कहता है वैसा वन, ठीक, वैसा वन जिसमें शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन, ठीक है, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले, जो उस वन पे निर्भर हैं, ठीक है, आदिवासी, उन पर प्रतिबंध लागू नहीं होते, क्योंकि वो फुल रूप से डिपेंड है तो यही वन पे, ठीक है, वन पर ही वो निर्भर है, तो उन पे ये नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। अब बाकी जो उस पे आश्रित नहीं है उन पे ये नियम लागू होता है, वो जाकर शिकार नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं कर सकते, ठीक है, कर भी सकते हैं तो नियम व शर्तें के अनुसार, जो नियम बनाए गए उसी के अनुसार वो क्रिया विधि वहां कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा, मतलब कि 29% रक्षित वन है, ठीक है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का, ठीक है, लगभग 29% क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां से पूछ दे अगर रक्षित वन कितने प्रतिशत है तो 29% है ना, और आरक्षित वन कितने प्रतिशत है तो 54% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई समस्या आता है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ये क्या होता है? अवर्गीकृत वन, तो कहता है इसमें शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों, समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। क्या कह रहे हैं? आरक्षित वन को छोड़कर जितने ही प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार के अधीन, किसी खास व्यक्तियों के अधीन, समुदाय के अधीन में होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वो अवर्गीकृत वन कहलाते हैं, ठीक है। कहते हैं इस वनों में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कहता है जो अवर्गीकृत वन है, इसमें से लकड़ी काटने और पशुओं को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। वो सरकार से ओर फ्री होते, वो आप जो अवर्गीकृत वन है उसमें आप लकड़ी काटिए या फिर पशुओं को चराइए, लेकिन इसके बदले सरकार शुल्क लेती है, इसके लिए वो राशि लेती है, ठीक है। कहता है अवर्गीकृत वन कुल वन क्षेत्र का 17% है। कहता है जो कुल वन का अवर्गीकृत वन है जो कितना प्रतिशत है? 17% है, ठीक है। कहता है रक्षित वन एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। आरक्षित वन और रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कंप्लीट है।
जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है। कहता है जो मध्य प्रदेश है यहाँ सबसे ज्यादा वन का विस्तार, तो कुल वन क्षेत्र का कितना विस्तार है, तो 75% है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछ दे आपसे आरक्षित वन कितना प्रतिशत, तो 54%। रक्षित वन 19 रक्षित वन कितना 29%, और अवर्गीकृत वन तो 17%। ठीक है। और सबसे ज्यादा वनों का विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कितना परसेंट पे, 75%। वहाँ सबसे ज्यादा है, कुल वन क्षेत्र का 75% वहीं विस्तार है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन संपदा तथा वन जीवों का हास एवं संरक्षण। कहता है वन संपदा तथा वन जीवों का हास एवं संरक्षण। कहता है वन संपदा, जो वन का संपत्ति होता है, वन जीवों का हास, हास मतलब कमी, और उसका संरक्षण। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कहता है वन संपदाओं के हास उपनिवेश काल से ही शुरू हो गया था। भारत में वनों के हास्य का एक बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। कहता है जो वन संपदाओं का कमी होना उपनिवेश काल से ही शुरू हो चुका था। अब भारत में वन का कमी होने का सबसे बड़ा कारण, ह्रास होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कृषिगत भूमि का फैलाव। ठीक है, कि यहाँ कृषि के लिए भूमि को ज्यादा हम लोग विस्तार कर रहे हैं। कहता है 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि में परिवर्तित हो गया। कहता है देखिए 1951, ठीक है, 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन है, जो किस क्षेत्र में हो गया, कृषि में परिवर्तित हो गया। कृषि क्षेत्र में वो परिवर्तित भूमि हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहता है विशेष रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। कहता है विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत जनजातीय क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती अथवा स्लैश खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है, और बड़ी बड़ी विकास योजनाओं से भी वनों का बहुत ही नुकसान हुआ है। कहता है देखिए जो वन है, ठीक है, कहता है वो तो स्थानांतरित खेती, बदल बदल खेती करने के लिए वन का कमी हुआ है। दूसरा क्या है कि विकास के चलते कई बड़े बड़े फैक्ट्रियां, योजनाएं चलाए जाते हैं, इसके लिए वनों को काटा जाता है ना। ठीक है, जैसे मुंबई में देखिए मेट्रो के लिए कुछ समय पहले ही बहुत सारे पेड़ों को काटा गया था। ठीक है, उसके बीच में मेट्रो परियोजना के बीच में बहुत से पेड़ आ रहे थे, उसको काट दिया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, कहता है जैसे देखते हैं जैसे में है 1952 में नदी परियोजनाओं के कारण, कहता है 1952 में नदी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। कहता है 1952 में नदी परियोजना के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों का क्या हुआ, नुकसान यहाँ से हुआ है। औद्योगिक विकास, रेल मार्ग आदि में भी क्या वनों को नुकसान हुआ है। जैसे में देखिए एक रेल मार्ग, अगर एक स्टेट से दूसरा स्टेट हम लोग को ले जाना, बीच में इसका जंगल है, तो क्या करता है, ये जंगल को ही बीच से पेड़ को ही काट दिया जाता है। ठीक है, ये भी एक बड़ी समस्या है कि विकास में भी, विकास जब करते हैं तो उसमें भी जंगल वन को बहुत ही क्षति होता है। चलिए आगे देखते हैं।
कि हिमालय यब क्या है। ठीक है, हिमालय यब, तो ये कहता है हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला औषधीय पौधा है। जो हिमालय यब है वो क्या है, हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला औषधीय पौधा है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है हिमालय यब चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। कहता है जो हिमालय यब है वो क्या है, चीड़ के एक प्रकार का क्या सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, कहता है एक औषधीय पौधा है। जो हिमालय यब क्या है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जो औषधीय वृक्ष है, जो पौधा है, वो कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, कहता है चीड़ की छाल, इसको ध्यान में रखिएगा। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कहता है चीड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक, ठीक है क्या, टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर के उपचार में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, टैक्सोल नामक रसायन का उपयोग किया जाता है कैंसर रोग के उपचार में। ठीक है, और टैक्सोल कहाँ से प्राप्त होता है, तो चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए आप लोग और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करके हमें बताएं, उसको आने वाले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे वन्य जीव के अधिवास पर मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं। कहता है वन्य जीवों के अधिवास। ठीक है, अधिवास कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए वन्य जीवों के अधिवास पर, कहते जो वन्य जीव है ना, जो इनका वो अपना आवास ग्रहण करते हैं, उन पे मनुष्य का बहुत ही प्रभाव है। जो कितने 3 प्रमुख कारण हैं। ठीक है, जो उनकी जो वन में रहने वाले जीव हैं उनकी आवास पर प्रभाव पड़ता है, मानवीय प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, सबसे पहला है कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। कहता है देखिए प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण, जो जानवरों के लिए, पशुओं के लिए जंगलों में प्राकृतिक आवास है, उस पर मनुष्य द्वारा क्या किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। जैसे में देखते हैं वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियां आदि है। कहता है देखिए जो वन्य जीव है उनका आवास कहाँ है, तो जंगल है, मैदानी क्षेत्र है, नदियां, ये सब है। लेकिन कहता है मनुष्य अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, ठीक है, जो मनुष्य है अपने सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, कहता है अपने सुख सुविधा के लिए जो जीवों के लिए, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास उस पर अतिक्रमण कर। जैसे में देखिए जंगल, ये जो जंगल है ना, जंगल को काट कर क्या करे, अपना मनुष्य जो अपना आवास बना रहा है यहाँ अपने फायदे के लिए, वहाँ कंपनियां है ना, फैक्ट्रियां, बहुत कुछ कर रहा है। जंगल को काट कर कृषि योग्य भूमि बना रहा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है वहाँ जाकर घर बना रहे हैं मनुष्य। ठीक है,
नदियां हैं, वहाँ भी कई प्रकार की परियोजनाएं चल रहे हैं मनुष्य के द्वारा, जिससे वहाँ पर क्या होता है, उनकी समस्या हो रही है, उनके अधिवास को लेकर, उनके आवास को लेकर, है ना। ये भी एक समस्या है, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा है प्रदूषण समस्या। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रदूषण समस्या। कहता है बढ़ते हुए प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। कहता है जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे कई समस्याओं का जन्म हो गया, जिससे जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरित गृह प्रभाव है। कहता है देखिए, प्रदूषण के कारण सबसे बड़ा समस्या क्या है कि प्रदूषण फैला तो उससे कई जीव जंतु वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। क्यों? प्रदूषण के कारण पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस के कारण बहुत से जानवर जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे क्या है, विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण। ठीक है, जैसे मान लो देख सकते हैं हम लोग, हमारे यहाँ पहले एक चिड़िया होती थी छोटा, जो हर एक घरों में पहले रहती थी, है ना। लेकिन आज मोबाइल रेडिएशन के कारण वो चिड़िया क्या आज विलुप्त हो गई। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर है आर्थिक लाभ। ठीक है, आर्थिक लाभ कहने का मतलब हो गया कि मनुष्य अपने लाभ के लिए, ठीक है, कई जीव जंतुओं का शिकार करता है और उसे शिकार करके वो उन्हें बेचते हैं। ठीक है, जैसे में देखते हैं मनुष्य आर्थिक लाभ के लिए रंग बिरंगी तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुओं, तोतों आदि परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचते हैं। कहता है कि देखिए, जो जंगल में जितने प्रकार के रंग बिरंगी तितलियां होती है, मेढक हैं, पक्षियां हैं या फिर कछुआ है, कई प्रकार के जानवर हैं, उनके अपने फायदे के लिए वो क्या करती है, वो शिकार करके उनको बेचती है। ठीक है, अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, ये 3 समस्या था। ठीक है, मनुष्यों वन प्राणियों का अधिवास को लेकर 3 प्रमुख कारण थे। पहला क्या था, प्राकृतिक आवासों पर अतिक्रमण। सेकंड था आर्थिक लाभ, सेकंड था प्रदूषण समस्या। तीसरा था आर्थिक लाभ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे में एक पॉइंट है, कि निम्न तलीय जमाव वाले क्षेत्रों को वेटलैंड कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर टाल भी कहा जाता है। कहता है निम्न तलीय जमाव वाले जल जमाव वाले क्षेत्र को, कहता है जो सबसे नीचे, जहां पर जल इकट्ठा जम जाते हैं या जमाव हो जाता है जल को, उसे क्या कहते हैं, वेटलैंड कहा जाता है। और इसे कहता है स्थानीय नाम पर इसे क्या कह सकते हैं, चौर या टाल भी कहा जाता है। तो सबसे प्रमुख क्वेश्चन हमारे से यहाँ है कि रेड डाटा बुक क्या है। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या है? कहता है संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों को, जो मतलब कि लुप्त होने के कगार पर, उसको सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को, सूचीबद्ध कहने का मतलब क्या हो गया, उसकी पूरी जितने भी प्रजातियों को एक पुस्तक में नंबरिंग वाइज उसको लिखना। ठीक है, या फिर उसको डाटा को इकट्ठा करना, उसी को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संकटग्रस्त प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, और इसका समझिए क्या है कि इसमें समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। क्या कह रहा है, ये जो रेड डाटा बुक है, ये क्या होता है, जो जितने भी प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे से वो अवगत करवाते हैं।
कि ये सब पक्षी प्रजाति के लोग हैं, पक्षियां हैं, ये क्या विलुप्त होने के कगार पे। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान समय में अभी तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुका है। कहता है अभी तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें प्रथम बुक क्या है, पहला है प्रथम बुक में स्तनधारी, दूसरा बुक है पक्षी के लिए, तीसरा बुक है मरुस्थलीय उभयचर के लिए, चौथा बुक है मछलियों के लिए, पांचवा बुक है पौधे और वनस्पति के लिए। ठीक है, ये 5 बुक है जो रेड डाटा बुक कह सकते हैं। अभी तक 5 रेड बुक डाटा जारी किए जा चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। IUCN, ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, IUCN ने एक संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही। ये एक यूनियन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है जो क्या कर रही है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में वो कार्य कर रही है। ठीक है, IUCN। ठीक है, चलिए कहता है IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ, कहता है IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है, वर्ल्ड कन्वर्सेशन यूनियन भी कहा जाता है। ठीक है, IUCN को कंप्लीट है। कोई दिक्कत यहां तक तो बताइएगा आप लोग। कहता है देखिए, इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। कहता है ये जो संस्था है विश्व संरक्षण संघ IUCN, वो विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों को जातियों को चिन्हित करके निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें सबसे पहला है समान जातियां। ठीक है, तो समान जातियां में ये वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। कहता है ये वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती है, वो जीवित बहुत अच्छे तरीके से जनरल फॉर्म में वो रह सकते हैं, जैसे में चीड़, पशु इत्यादि। ये सब क्या है जो समान अवस्था में जीवित रह सकते हैं, समान अवस्था में इनका अस्तित्व भी है। ठीक है, सेकंड है संकटग्रस्त जातियां। कहता है ये वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, कह रहा है ये वे जातियां हैं जिनको क्या है, लुप्त होने का खतरा है। ठीक है, जैसे में काला हिरन, मगरमच्छ, गैंडा इत्यादि। कहते ये सब वो जातियां हैं जिनको ये सब लुप्त होने के कगार पर हैं कि एक न एक दिन ये लुप्त हो जाएं। जैसे कि लुप्त हो गया डायनासोर, है ना, क्या हो गया, लुप्त हो गया ये। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, सुभेद जातियां। कहते हैं ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। कह रहा है ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या क्या लगातार घट रही है। ठीक है, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती। कहता है सुभेद जातियां के अंतर्गत वे जातियां आती है जिनकी संख्या लगातार घट रही है। अगर इन पे ध्यान न दिया जाए तो ये भी क्या संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे में गंगा का डॉल्फिन, नीली भेड़ इत्यादि। ये सब क्या इनकी संख्या है जो धीरे धीरे घट रही है ना। गंगा का डॉल्फिन हो, नील भेड़ हो, चील हो, ये सब क्या है, गिद्ध हो, ये सब की संख्या दिन पर दिन घट रही है। ठीक है, ये सब क्या आएंगे, सुभेद जातियों के अंतर्गत आएंगे।
अगला है दुर्लभ जातियां। क्या है? दुर्लभ जातियां। कहते हैं ये वे जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है। कहते हैं ये वे जातियां जिनकी संख्या बहुत ही कम है, जैसे में स्याही भैंस, हिमालय के भूरे भालू, ठीक है, या फिर उजला हाथी, है ना, ये सब इनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तो दुर्लभ जातियों के अंतर्गत ये सब आते हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम है। ठीक है, तीसरा है स्थानिक जातियां। कहता है प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियां। कहता है स्थानिक जातियां के अंतर्गत वो ये जातियां जीव जंतु आते जो भौगोलिक या प्राकृतिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाते। सीधा तौर पर कहें, जो भौगोलिक सीमाओं के अंदर विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियों को क्या कहते हैं? स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे में निकोबारी कबूतर, अंडवानी जंगली सुअर। कहते हैं अंडमान निकोबार में निकोबारी कबूतर और अंडवानी जंगली सुअर होता है। ठीक है, पाया जाता है, जो क्या जो क्षेत्रों के आधार पर पाया जाता है। ठीक है, अगला है लुप्त जातियां। कहता है ये वे जातियां जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई। कहता है लुप्त जातियां या प्रजातियां वो है जिनको जहां पर वो निवास करते थे उनके आवास पर खोज किया गया तो कभी भी वो अपने आवास पर रहते हुए नहीं पाए गए। ठीक है, जब भी उनको देखा गया तो उनके आवास पर वो अनुपस्थित पाए गए थे। ठीक है, जैसे में स्याही चीता, डोडो पक्षी, है ना, ये सब क्या है? लुप्त जाति, ये सब लुप्त हो गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जब ये मान लिया जाए ये चीता का आवास है, इस पे ध्यान रखा गया क्या ये अपने घर में आवास में आता है या नहीं, तो देखा गया कि बहुत दिनों तक ये सब क्या जो जानवर हैं वो अपने घर में आवास पर वो वापस नहीं आए। इसका क्या मतलब कि ये सब है जो विलुप्त हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र। ठीक है।